प्रोग्राम मद्दे मुकाबले में खुश आमदीद। मैं हूं रबिया एहसन, मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल करेंगे उसमें सबसे पहले हुकूमत जमात इस्लामी मुज़ाकरात नाकाम, तहरीक जोर पकड़ गई, महंगाई बिजली बिलों के खिलाफ 3 रोज से धरना जारी, पीटीआई ने भी हिमायत का ऐलान कर दिया। क्या IPPs के साथ मुआहदों पर नजरसानी हो सकती है? आम आदमी महंगाई से जान कैसे छुड़ा सकता है? इसके अलावा बात करेंगे बानी पीटीआई की तोशाखाना केस में 10 दिन के रिमांड में तोसी। बानी पीटीआई नैब हुकाम जज के सामने लड़ पड़े। नैब को जमीर फरोश कहने पर प्रोसिक्यूटर नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी सीख पा। बानी पीटीआई और नैब प्रोसिक्यूटर में दौरान समात किस बात पर तल्खी हुई, इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे सेनेटर हामिद खान ने फवाद चौधरी, शेर अफजल मरवत और शेख रशीद पर प्लांटेड होने का इल्जाम लगा दिया। फवाद चौधरी और शेख रशीद ने इमरान खान को असम्बलियां तोड़ने पर मजबूर किया। शेर अफजल मरवत किसी और मकसद के लिए जमात में आया था। हामिद खान के संगीन इल्जामात। और इसके अलावा बात करेंगे भारत में 58 पाकिस्तानियों को सजाएं सुनाए जाने का बड़ा इंकशाफ। 214 का भारतीय अदालतों में ट्रायल जारी। बैरून मुमालिक कैद पाकिस्तानियों की तादाद 29,000 से बढ़ गई। मुख्तलिफ मुमालिक में 22,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों को सजाएं सुना दी गई। 6,500 से ज्यादा का ट्रायल जारी। सऊदी अरब में 8,734, दुबई में 3,300, अबू धाबी में 5,292, बरतानिया में 330, अमेरिका में 44, जर्मनी में 78 पाकिस्तानियों को सजा। किस मुल्क में कितने पाकिस्तानी किस जुर्म में कैद हैं, ये तमाम डिटेल्स आपके साथ आज के प्रोग्राम में शेयर करेंगे। और डिस्कशन के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सियासी तज्जियाकार हफीजुल्लाह न्याजी साहब। उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हफीजुल्लाह न्याजी साहब। अस्सलाम वालेकुम हफीजुल्लाह न्याजी साहब। हफीजुल्लाह न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा न्याजी साहब, मेरे ख्याल से आपने म्यूट किया हुआ है माइक। अच्छा हफीजुल्लाह न्याजी साहब हमें ज्वाइन कर चुके थे क्लास साहब, लेकिन मेरे ख्याल से वो कुछ टेक्निकल जो भी मेरे ख्याल से म्यूट किया हुआ है उन्होंने। सो हम जाहिर है उनसे जो बात करेंगे तो हम पहले तो बात करेंगे ये जो पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है। ख़ास तौर पे वीकेंड आ गया था, लेकिन ये डिस्कशन हमारी रह गई थी कि कुछ मैसेजिंग हो रही है बड़ी इंपॉर्टेंट। लास्ट प्रोग्राम में भी हमने बात की थी। अब ये मैसेजिंग हो रही है बानी पीटीआई की तरफ से, हो रही है बज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट को। इस कम्युनिकेशन से हो क्या रहा है? कोई आइस ब्रेक हो रहा है? कभी उमर अयूब आके बयान देते हैं, कभी अलीमा खान बयान देती है। न्यूट्रल की डेफिनेशन कभी बानी पीटीआई जो है वो बताते हैं कि न्यूट्रल क्या होता है। सो क्या होगा, कोई आइस ब्रेक होती नजर आ रही है? लास्ट वीक में ये वीकेंड में प्रोग्राम नहीं था तो मैंने अपना एक वीलॉग किया, तो मैंने उसमें इमरान खान साहब के बारे में एक अपनी रीडिंग दी। थैंक यू वेरी मच कि खान साहब ने मुझे झूठा नहीं होने दिया। मेरी रीडिंग ये थी कि जब उन्होंने उमर अयूब खान साहब के ज़रिए उन्होंने मैसेजिंग की, उन्होंने सिपह सलार कहा और उन्होंने जी कहा जी मैसेज है उनके लिए गैर सियासी हो जाएं, फलान हो जाएं। फिर उसके बाद अलीमा खान साहब आई, उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं, दरख्वास्त है। उसमें मेरी रीडिंग ये थी, मैं कि खान साहब का ये खामोश रहने का ना, किसी को जब वो ऑफ़र करते हैं ना इस तरह की, तो उनका उसके बाद मतलब इंतज़ार करना या चुप रहने का जो उनका मिनिमम उनका वेट टाइम है वो मैंने कहा 24 घंटे है, मैक्सिमम उनका 48 घंटे। इससे ज़्यादा अगर मैं इस दफ़ा अगर खान साहब थोड़ी सी हिम्मत दिखाएं और थोड़ा सा स्टेमिना इंक्रीज़ करें, तो अगर 72 घंटे तक वो खामोश रहे और उन्होंने कोई इसका रिएक्शन ना दिया, इंतज़ार किया कि जनाब कि मैंने अलीमा खान साहबा के ज़रिए, उमर अयूब के ज़रिए मैंने पैगाम भिजवाया है, ओपनली पूरी दुनिया ने सुना है, मुल्क ने, तो अब वहाँ से GHQ से या मतलब उस एस्टेब्लिशमेंट इसका क्या रिस्पांस देती है, क्या रिएक्शन आती है। तो मेरा ये था कि खान साहब को वेट करना चाहिए। बाज़ दफ़ा अगले भी देख रहे होते हैं कि खान साहब नहीं किया, मतलब तो भी लग रहा है पेशेंस ब्रेक होता हुआ नजर आ रहा है। मेरा यही था, मैंने कहा जी वो ज़्यादा से अगर मिनिमम उनका 24 घंटे का स्टैमिना चुप रहने का, ज़्यादा से ज़्यादा 48 है। 48 के बाद वो मैं 49 आवर नहीं होने देंगे, उससे पहले कोई ना कोई बात कर देंगे एंड दे विल बी बैक टू स्क्वायर वन। ठीक है क्लास साहब, हमें न्याजी साहब ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हफीजुल्लाह न्याजी साहब। वालेकुम सलाम जी। हफीजुल्लाह न्याजी साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सो हम बात कर रहे थे बेसिकली, जो सवाल मैंने आपसे पूछा था मैंने क्लास साहब से कर लिया क्योंकि उनका भी बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस है इसके ऊपर। ये बताएं, ये जो मैसेजिंग हो रही है डयाला जेल से बानी पीटीआई की जानिब से और कहा जा रहा है कि मैं एस्टैब्लिशमेंट को दरख्वास्त करता हूँ, कभी उमर अयूब के थ्रू कभी अलीमा खान के थ्रू, कि गैर सियासी हो जाए एस्टैब्लिशमेंट और हमें लड़ाने की कोशिश की जा रही है और न्यूट्रल हो जाएं, तो इस मैसेजिंग को किस तरह से ले रहे हैं आप? और इस मैसेजिंग से कोई आइस मेल्ट होती भी नजर आ रही है? मेरे बहुत बहुत शुक्रिया जी। मेरा तो ख्याल है कि उसमें से खासी हद तक हवा निकल चुकी है
कि खान साहब का जो आज अपना आज का बयान है, तो वो फिर उसी जगह पोजीशन पे आस्ता आस्ता जा रहे हैं। उन्होंने आज जो स्टेटमेंट दी है, तो वो लगता है कि जो एस्टेब्लिशमेंट ने उनको पिछले 1-2 दिन पहले जवाब भिजवाया है, वो इंतहाई मायूस कुन था। मेरे तो जो इतलात हैं जाती, उसके मुताबिक तो एस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि आप हमारे तरफ कोई पैगाम भिजवाने से पहले कौम के सामने अपनी गलती तस्लीम करें और फिर पूरी कौम से उसकी माफी मांगे। यानी कि ये नहीं कहा कि जो उसके बाद हम आपसे को मामला करेंगे, बल्कि उसके बाद फिर आपसे कोई बात हो सकती है, या फिर आगे मामले के उस माफी के बाद आया कोई आगे कैसे चलेंगे। तो ये तो एक बड़ा एक डिस्करेजिंग चीज है, जिसमें आप पहले से कंडीशन लगा दी। उन्होंने बड़े सख्त जवाब दिया ने खान साहब को पहुंच दिया। तो इसलिए आज वो कह रहे थे जी कि मैं तो क्या करता, उन्होंने खुद ही ये सारा काम किया है, हमने तो उसे पुरअमन एहतजाज किया था, और ये एस्टेब्लिशमेंट है कि जिसने पुरअमन एहतजाज को जो है वो एक इन सो मेनी कोर्ट जो है मलफूफ अल्फाज में एस्टेब्लिशमेंट ने उसको जो है वो वायलेंट कर दिया या उस पर वायलेंस आ किया। सो फिजर साहब, आप ये कह रहे हैं कि वो जो क्लास साहब भी ये बात कर रहे थे कि वो इस तरह की कोई भी एफर्ट करते हैं, उसके बाद फिर दोबारा कोई ऐसा बयान जल्दी से दे देते हैं जिसकी वजह से वो वाकई वापस उसी सिचुएशन में आके फंस जाते हैं। सो अगर हम अलीमा खान के बयान की बात करें, जो उन्होंने आज बात की, उन्होंने भी यही कहा कि, और अगेन ऐसे ही लग रहा है कि जैसे वो जो सॉफ्ट मैसेजिंग हो रही थी वो नहीं हो रही एनीमोर। उन्होंने कहा कि ये तो बाहर निकलते हुए नजर नहीं आ रहे बानी पीटीआई, और उनको डील ऑफर की जा रही है, लेकिन वो कहते हैं कि मैं डील नहीं करूंगा, वो किसी और डील करने वाले नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि उनको कहा जा रहा है कि आपसे बात ही नहीं हो सकती, वो कह रही है कि उनको डील की ऑफर। अब लोगों को समझ नहीं आ रही कि कौन किसको डील ऑफर कर रहा है और कौन बात नहीं कर रहा है। मैंने तो बिल्कुल जो जिसको कह रहे कल के प्रोग्राम में एग्जैक्टली कोट एंड कोट जो एस्टेब्लिशमेंट ने पैगाम भेजा था, वो एक 2 टीवी प्रोग्राम में मैं आया हूँ, उन्होंने बता दिए, और उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जिसके अंदर जो डील वाली बात हो। एस्टेब्लिशमेंट ने तो टोक बात की है कि आप एक इंतशारी टोल हो, आपने रियासत को बहुत नुकसान पहुंचाया है, रियासत के खिलाफ आप लोगों ने जो कुछ किया है और जिस तरीके से आपने प्रोपेगेंडा किया है, और ये पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं उनसे भी आप उससे भी कहीं ज्यादा आपने आगे निकल गए हो। और फिर आखिर में उन्होंने 2 लफ्ज कहे हैं कि या आप अपने पहले जो कुछ किया है उसको खुलेआम कौम के सामने तस्लीम करें, और उसके बाद जो है कौम से माफी मांगे, फिर हमारे पास आए। तो मेरा ख्याल है कि खान साहब शायद उससे मायूस हुए हैं। अब वो जाहिर है उससे वो भी आज पूरी तरह से निकल नहीं पाए, लेकिन इतना जरूर बता दिया है कि ठीक है कि जी ये हमने तो प्रोमिस याद किया था, फिर उसी जगह पे आ गए हैं, लेकिन आप लोगों ने इसको वायलेंस जो एक तशद्दुद बना दिया है। अब मैं ये हमेशा एक बात कहता हूँ कि 13 मई को खान साहब जो है इस बयान के साथ कैसे अपनी उससे बरात लेंगे, अपनी जान छुड़ाएंगे, जिसमें कहा था कि मुझे फिर गिरफ्तार करोगे, आपके साथ फिर यही होगा। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब जो है वो खुद कंफ्यूज हैं, उनके पास चूंकि इतनी वो जो हिकमत अमली है वो उसकी कोई कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, एक जामी हिकमत अमली नहीं है, तो इसलिए वो कहते हैं ना कि ब्लो कोल्ड ब्लो हॉट, तो वो फौरी रिजल्ट आते हैं, नहीं मिलता, मायूस हो जाते हैं, क्योंकि उनका कोई लंबे जो एक होता है कि स्पैन के लिए कोई प्लान नहीं है, कोई फिक्सेस चाहते हैं वो। जी बहुत शुक्रिया आपका खान साहब, आपने ज्वाइन किया। मेरी भी ये रीडिंग थी, मैंने भी लास्ट वीकेंड कहा था, जब पहले तो उमर अयूब साहब के ज़रिए उनका पैगाम आया, उन्होंने सिपह सलार भी किया, तो मैंने ये कहा था मैं कि 24 घंटे है खान साहब का, मैं कि मिनिमम खामोश रहने का उनका स्टेमिना, अगर वो किसी को इस तरह की मैसेजिंग करें, या ज़्यादा से ज़्यादा वो 48 घंटे तक वेट कर सकते हैं। 48 के बाद अगला घंटा वो इंतज़ार नहीं करते और दोबारा उसी तरह का मतलब सख्त बयान दे देते हैं। सो मेरी रीडिंग भी ये थी कि दोबारा वो कोई सख्त बयान दे देंगे, वेट किए बगैर के कोई 3-4 दिन हफ्ता है कि उनको इंतज़ार करना चाहिए। जनरल अगेन उनका आसिम मुनीर साहब के जवाब का अगर आपने पैगाम भिजवाया भी है, अभी आप कह रहे हैं कि सर के, और आज खान साहब ने फिर जैसे आप भी कह रहे हैं कि दोबारा वो पैगाम आ गया है कि वो बैक टू स्क्वायर वन। अभी आप कह रहे हैं कि खान साहब को कहा गया है कि माफ़ी मांगे पूरी कौम से। आप जानते हैं उनके कज़न हैं, उनके बहनोई हैं, आप मतलब ऑलमोस्ट आप एज फेलो भी हैं, इतना सा इकट्ठे रहें। आपका क्या ख्याल है कि इमरान खान साहब माफ़ी मांगेंगे एक कौम से या GHQ से, या
हमारी इस्टेब्लिशमेंट से? मेरा ख्याल मतलब मुझे एक बड़ी स्ट्रेंज चीज है कि इमरान खान साहब के जो जनरली जो उनका लाइफ स्टाइल था, जो उनका एक अपने आप का जो कंडक्ट था, उनका ये पर्सनैलिटी का, वो बड़ा था कि उन्होंने अपनी टर्म्स पे सारी जिंदगी गुजारी है। लेकिन जब सियासत में आए तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ स्टार्टिंग फ्रॉम मुशर्रफ, उससे पहले भी जब उनके थोड़े बहुत कॉन्टेक्ट होंगे जन हमीदपुर के साथ, और फिर वो खुद उन्होंने इंडिपेंडेंट तरीके से पार्टी बना ली उनसे अलहदा होके, और कुछ जो वर्किंग थी उनके साथ मिलकर हुई थी। तो एक बड़ी स्ट्रेंज चीज है, एस्टेब्लिशमेंट के सामने वो इस तरीके से ले जाके मिलते हैं। ये नहीं कि बिल्कुल ले जाते, अपनी बातें भी करते हैं। मतलब आप इसकी मिसाल दे दें कि जनरल बाजवा साहब के साथ इतनी लड़ाई के बावजूद और उनको गोलियां भी लग चुकी थी, और फिर गोलियों के बाद मेरा ख्याल है पति मुलाकात ये नहीं कहती, लेकिन उन्हीं दिनों में सितंबर अक्टूबर में अलवी साहब के साथ 2 मुलाकातें की। बाद लोग क्लेम करते हैं कि 3 मुलाकातें थी, एक सेफ हाउस में हुई थी। लेकिन अलवी साहब के साथ जो मुलाकातें हुई, मैं तो फ्रॉम हॉर्सेस माउथ सुन चुका हूँ कि खान साहब एक जिसको कहना चाहिए कि अलवी साहब के सर पे सवार थे कि मेरी मुलाकात कराओ। और बाजवा साहब बड़े जो कभी भी इमरान खान साहब के साथ इंसल्टिंग नहीं थे या उनको एक तौहीन आमेज तरीके से नहीं हैंडल किया, उन मुलाकातों में किया। और पहले ही उन्हें कहा आपको क्यों क्या दिलचस्पी मेरे से मिलने की, आप तो मुझे भी जाफर भी सादिक कहते रहे हो। तो खान साहब ने वहां अपोलोजाइज किया। मैंने कहा मेरा कहते हैं वो मेरा बिल्कुल मतलब और था, मैं तो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को कहता था, मतलब खान साहब ये समझते हैं कि जो मैं कहता हूँ अगला बंदा मैं मान ले, जो कि लोग नहीं मानते, और यही पर खराबी होती है। फिर उसके बाद जरा आसिम मुनीर के बारे में अलवी साहब के साथ स्ट्रेटेजी यही की थी, जो उन्होंने तो कहा था मैं और अलवी खेलेंगे। उसके 2 ऐसे थे, पहले से तो ये है कि अलवी साहब जो है नोटिफिकेशन नहीं करेंगे और एक क्योस क्रिएट करेंगे, और दूसरे से ये था कि अलवी साहब नोटिफिकेशन जो है वो इमरान खान उसको अनाउंस करेंगे। तो आज अलवी साहब लाहौर है, फिर आपको पता है कि अनाउंस अलवी साहब ने किया, और फिर इस्लामाबाद में प्रेसिडेंट हाउस से हालांकि खुद लाहौर बैठे थे, वहां से अनाउंस हो गया। तो उसकी कहानी भी यही है कि इमरान खान साहब बस बार बार कहते थे कि आसिम मुनीर साहब से मेरी बातें कराएं, मैं उनको ये मुबारकबाद दूं। आसिम मुनीर साहब ने जो है इससे इनकार कर दिया। मुझे तो नहीं पता, ये आसिम मुनीर साहब जानते, इमरान खान साहब जानते जो है मैं बात कर रहा हूँ, तो इसकी नफी आ जाएगी। कह देंगे कि आसिम मुनीर साहब को अलवी साहब ने नहीं कहा जी, खान साहब चाहते हैं कि वो खुद अनाउंस करे और खुद आपको मुबारकबाद दें। फिर फरवरी मार्च 2023 के अंदर इसी तरह खान साहब ने बड़ी तकदो के साथ अलवी साहब के को फिर लाहौर बुलाया, फिर कहा मेरी बात करो, और अगले दिन फिर बयान दे दिया कि मैं जब फोन करता हूँ मुझे मेरे तो फोन नहीं सुनते, फोन से मेरे से बात नहीं करना चाहते। आपने की नजर से भी वो बयान गुजरा होगा जो मार्च में उन्होंने 2023 के अंदर दिया था। तो एक अजीब व गरीब सूरत हाल है। मेरा ख्याल है कि बस किस्मत की देवी जो है खान साहब से किसी कई और लिहाजों से बड़ी जो थी वो मेहरबान थी, और उसमें यह था कि जनरल बाजवा साहब उसने बहुत ही एक गलीज गेम खेली, और उन्होंने खान साहब को एक स्पेस दी, जिंदा रखा, और शहबाज शरीफ साहब की और ये पीडीएम की हुकूमत पे ऐसा या तंग रखा ताकि वो रिजाइन करें, घर जाए, निगरान बनाए, और मैं अपनी मर्जी से अपनी एक्सटेंशन खुद लूं, और सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस भी अपनी मर्जी के लगवाऊं। वो तो अल्लाह की अपनी स्कीम था आगे। लेकिन ये बाजवा साहब अगर वो 5 महीने 10 अप्रैल से 29 नवंबर तक खान साहब की हिफाजत ना करते, या माशरा लगाने के लिए पैसे शरीफ बेचारा शहीद हुआ, इमरान खान साहब बेचारों पे जो है एक काटलाना हमला हुआ, ऐसा तैसा, अब वो सारी वजह ये थी कि माशरा लगाना चाहते। तो ये बड़ी चेकर्ड सारी स्टोरी है। थोड़े अरसे के अंदर मेरा ख्याल है कि कई प्रोग्राम भी मुकम्मल नहीं हो सकते, बार बार इन बातों को आपने बड़ा तफसील से सारा बैकग्राउंड है। जस्ट वन करेक्शन सर, आपने कहा ना कि जब इमरान खान साहब की जनरल बाजवा साहब से मुलाकातें अमान सदर में हुई थी तो उस वक्त तक शायद उन पे हमला हो चुका था। खान साहब पे ये हमला जो है 3 नवंबर 2022 को हुआ था, और मुलाकातें उससे पहले हुई थी और ये सितंबर में मुलाकात जी ये पहले मुलाकातें हो चुकी थी। खान साहब उस वक्त उन पे कोई अटैक नहीं हुआ था, उस वक्त
जो मुलाकातें में थी। अच्छा सर, ये जवान में बुढ़े में यही फर्क है। नहीं सर, वो अंडरस्टैंडेबल था कि खान साहब जरा गोलियां लगी हुई होती, वो उसके बाद तो खान साहब जो हैं वो प्लास्टर के साथ वो तो चल नहीं सकते थे सर। पता चलता कि जी जाना पड़ा। नहीं सर, बहरहाल ये तो अपनी जगह पे सर। अच्छा चले, अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। आज हामिद खान साहब ने दो लोगों को जिम्मेदार ठहराया, फवाद चौधरी साहब और शेख रशीद साहब को, कि उन्होंने खान साहब से गलत फैसले करवाए और सब कुछ उन्होंने गलत कराया। तो खान साहब जो हैं मतलब इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं, इतना बड़ा उनका दुनिया भर का एक्सपोजर है, इतनी बड़ी पार्टी चलाई दुनिया, मतलब 4-5 DGISI से उन्होंने डील किया, 2-4 ये मिलिट्री जनरल थे, जनरल ज़िया हूँ, जनरल मुशर्रफ हूँ, और बहुत सारे आने वाले जर्नलों से उनका मतलब लेन देन रहा। इतने भोले थे कि फवाद चौधरी साहब और शेख रशीद ने उनको भोला बना दिया और खान साहब को पता ही नहीं चला, और वो यूज़ हो गए, इस्तेमाल हो गया है। और आज हामिद खान साहब ने सारा बर्डन जो है उन्होंने फवाद चौधरी साहब और शेख साहब के कंधों पे डाल दिया, खान साहब को क्लीन चिट दी थी। आप एग्री करते हैं इस बात से कि जनाब सारा कसूर फवाद चौधरी साहब का और ये उनके शेख रशीद का है? सर खान साहब का कोई कसूर नहीं है? मैं इस मामले में तो मैं जो मेरी शिकायत है उसमें तो मैं किसी लीडर को ये वादा नहीं देता हूँ सर। फला कोई बेनजीर को सरदारी खराब कर गया जी, नवाज शरीफ साहब को जी फलां कर गया जी, फलां जो जिसने जुराइम है जी। खान साहब के यहाँ घर के लोग ठीक नहीं थे, मैं खान साहब ने कभी जिंदगी में नहीं किया, मैं सारा यही कहता हूँ। अब आपके तरीके वारदात की रॉबिन हुड की तरह हो या किसी ऐसी की तरह कि आपकी आउटसोर्सिंग हुई हो चीजों की, देखिए अगर आप मुझे कोई फैसिलिटी देते हैं और क्विड प्रो को है, यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स, तो एक जगह मुझे अब स्पेस मिले तो मुझे उसी का मुआवजा मिल रहा है ना, जो जिसमें मैं डाके डाल रहा हूँ और आप जो है फिर मुझसे फीस हो रहे हैं, मेरे घर दावतोड़ आ रहे हैं, तो वही तो पैसा मैं आप पे खर्च कर रहा हूँ। अच्छा सर, एक और चीज तो इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि खान साहब जो है ना, ये शेख रशीद या फवाद चौधरी वगैरह, ये बिल्कुल मैं इस पर बिल्कुल यकीन नहीं करता हूँ। बाकी हर एक एंगलों से एक मैं आपको बता देता हूँ सर, कि हामिद खान साहब तो खैर मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, वो बहुत बड़े आदमी है, उनके पॉलिटिकल थॉट्स या उनकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो ज़्यादा इतना सियासी नहीं है, लेकिन अदरवाइज वो बड़े ब्रिलियंट है, बहुत बड़े दानशवर भी है। लेकिन एक मैं बता दूं कि पाकिस्तान की जितनी सियासी पार्टी हैं, जुल्फिकार भुट्टो साहब की बड़ी जो एक इनकलाबी पार्टी थी, तो उस लीडर के नीचे 20 बंदे हैं ना, तो मैंने एक थंब रूल बनाए हुए है, उनमें 16 जो एस्टेब्लिशमेंट के प्लांटेड होते हैं। क्योंकि अगर ये मैं 70s में भुट्टो साहब बेचारों के साथ जतोई को, सादिक कुरैशी को, रिसानी, पीरजादा, कौसर न्याजी को ना देखता ना, तो मैं फिर ये बात इतनी जो है इत्तेमाद से ना करता। लास्ट फिर नवाज शरीफ साहब की पार्टी में देखें कि किस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट को जो है वहाँ पे स्पेस मिलती रही है, मिली हुई है, मिलती रहेगी। आखिरी सवाल सर, खान साहब की पार्टी का हम देख रहे हैं सर कि इस वक्त PTI जो है वो हाफिज नईम रहमान साहब जो हैं वो लेकर आए जमात इस्लामी का एक IPPs के इश्यूज़ पे, जिस तरह लोगों को लूटा जा रहा है, और इसमें हुक्मरान पार्टी के बहुत सारे अपने इनके IPPs हैं, इनके फ्रंट मैन हैं, आगे से लोग रखे हुए हैं, ऑफशोर कंपनीज हैं, या 2-4 ममालिक के लोगों को आगे किया हुआ है। जनाब ये देखें फॉरेन इन्वेस्टमेंट है बेसिकली, यहाँ के बहुत सारे अपनी हमारी रूलिंग लीड है जिनके अपने ही IPPs हैं, लोग इस वक्त बेचारे मरने पे आए हुए हैं, जिस तरह बिल्स आ रहे हैं। हाफिज नईम साहब ने जितना सक्सेसफुली धरना दिया, लोग उनको अक्रॉस द बोर्ड उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हमने नोट किया कि PTI के अंदर एक थोड़ा सा अनरेस्ट आया है, वो इसमें दे आर स्मेलिंग समथिंग फाउल, कि जी पता नहीं इनको अचानक ये कहाँ से आ गए हैं, ये क्यों धरने दे रहे हैं, ये क्यों सामने आ रहे हैं। तो PTI के बड़े बड़े अकाउंट होल्डर जो हैं वो इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे कि PTI इनसिक्योर क्यों फील कर रही है हाफिज नईम रहमान साहब के इस धरने से, या इस जो स्टैंड वो लेकर आगे चले हैं। तरीका तो समझते हैं ना। अच्छा, तो शरीका भी तो कोई चीज होती है कि क्राइसिस ये है कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, हर एक के डूज एंड डोंट्स हैं जी, और अफसर के अपने डूज एंड डोंट्स हैं, इमरान खान के अपने डूज एंड डोंट्स हैं, और जो गवर्नमेंट है या जो दूसरी पार्टीज है उनके अपने डूज एंड डोंट्स हैं, उनके अंदर भी सबके हैं। अब एक अजीब और गरीब आप सूरत हाल देखेंगे कि एक चीज जो है जो जैसे घर में होती है कि मुझे अपने बच्चों के अंदर कोई बुरी जो आदत है वो नहीं खिलती, लेकिन पड़ोसी का बच्चा अगर वही करता है ना काम, तो मेरे दिमाग जो हिल जाता है, मैं उसको नहीं करने देता हूँ। तो हमारी एस्टेब्लिशमेंट के डूज एंड डोंट्स है ना, तो जमात इस्लामी का धंधा जो है वो कहते हैं ना कि कहते हैं कि रोलिंग स्टोन इन द किडनी इज बैड
and Rolling Stone in the concert is good. तो जी जी आवाज आ रही है, सुन रहे हैं सर? मैंने कहा रोलिंग स्टोन इन द कॉन्सर्ट इज गुड एंड रोलिंग स्टोन इन द किडनी इज बैड। जी सर। तो ये जो रोलिंग स्टोन है ना, ये अगर आपकी किडनी में तो बुरा है, लेकिन आप गाना गा रहे हैं रोलिंग स्टोन का ग्रुप तो बहुत अच्छा है। तो एस्टेब्लिशमेंट को कुछ रोलिंग स्टोन अच्छे लगते हैं, कुछ रोलिंग स्टोन बुरे लगते हैं। बड़ी गहरी बात और की मेरा आपने। ख्याल है कि हो सकता है कि जब आसामी का बड़ा अच्छा कदम है तो बड़ा अप्रिशिएट करो और बड़े धार्मिक लीडर मिले, लेकिन उसका एक फायदा तो हुआ है ना कि 3-4 दिन कम से कम इमरान की खबरों से तो एस्टेब्लिशमेंट को निजात मिल गया ना। नहीं मतलब वो कहते हैं कि एक मसला पैदा हो गया, अगर मिकावली के हवाले से कोट किया जाता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उसने अपने प्रिंस को मशवरा दिया था कि एक बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया है, तो उससे बड़ा मसला पैदा कर दो, आवाम उसके पीछे लग जाएगी। सर दैट्स व्हाट यू वांट टू से। चले सर जी। जी सर। गोर इजाज साहब ने इतना बड़ा लेक्चर दिया है, तो क्या उन्हें आप क्या मुझे पूछे दिए, जैसे पूछे ना पूछे दे दिए। चलो खैर, उनका वो क्या कहते हैं, गोल तो मतलब पॉजिटिव है, लोग तो अप्रिशिएट कर रहे हैं कि जनाब IPPs अगर इतने बड़े डाके मार रहे थे, पैसा बना रहे हैं और ज्यादा रूलिंग एलीट है। मैं तो ये कह रहा हूँ ना, ये एक देखो इश्यू तो बहुत पॉपुलर इशू है सर। गोरे कैबिनेट कैसा ना होते ना 6 महीने और IPP पे एकदम ही उनकी जुबान नहीं खुली, तो मैं क्या मान लूँ। चलो इस पे आपसे बहस हम करते रहेंगे सर, किसी तफसील से इस पे गप मारेंगे सर IPP। थैंक यू ब्रदर। फीजुल्लाह नईम साहब हमारे साथ मौजूद थे। जी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और यहाँ पे वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद ताज साहब से उनके व्यूज जानेंगे रिगार्डिंग ये जो हामिद खान साहब ने स्टेटमेंट दिया है और सारा का सारा इल्जाम उन्होंने डाला है फवाद चौधरी पे, शेख रशीद पे, शेर अफजल मरवत पे कि ये प्लांटेड लोग हैं और यही गलत मशवरे देते रहे माजी में। इसका बैकग्राउंड क्या है और ये बात इतनी ही सिंपल है या ओवर सिंप्लीफाइड लग रही है? ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिए।